Hello friends, welcome back in our channel Scribert Writing. My name is सचिन श्रीवास्तव और आज हम हमारी इस बुक नरेशन सीरीज़ के एपिसोड 5 को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी यह नरेशन सीरीज़ इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव की एक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो नरेशन सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो गेट रेडी टू गो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है। इस कहानी में उपयोग किए गए नाम, स्थान, वस्तु या किसी घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से इस कहानी को रोचक बनाने के लिए किया गया है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से स्वीकार करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने अब तक की कहानी में जाना, भारत के अरब सागर में एक विदेशी संस्था को एक संदूक मिला है, जिसकी खोजबीन के लिए उस संस्था के प्रभारी बॉब वार्नर ने बिनोय चटर्जी नाम के एक भारतीय पत्रकार की मदद ली है, जिन्हें ये पता चलता है कि संदूक पर बना मोहर जिस राजघराने का है, उस राजघराने की एक राजकुमारी आज भी पुणे में स्थित है। जिसके बाद बिनोय सीधे पुणे जा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात गंधर्व से होती है, जो राजकुमारी तक पहुंचने में बिनोय की मदद करते हैं, जिनका नाम वेदांशी है और जिनकी उम्र अब करीब 110 वर्ष की हो चुकी है। बिनोय राजकुमारी से उनके अतीत की कहानी जानने की विनती करते हैं, पर राजकुमारी तब बिनोय को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। लेकिन कुछ दिनों तक बिनोय द्वारा इंतज़ार करने पर राजकुमारी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी की कहानी करीब 90 वर्ष पहले शुरू होती है, जहाँ वेदांशी सालों बाद भारत वापस लौट रही थी, जिनका जहाज पुणे के एक बंदरगाह पर आने वाला है, जिन्हें पुणे से सोनार्थ तक लाने के लिए महाराज और महारानी नील को पुणे भेजते हैं। और महाराज महारानी की आज्ञा का पालन करते हुए नील हवा की तेज़ी से पुणे की ओर निकल पड़ता है और 3 दिन से भी कम समय में पुणे के बंदरगाह पर जा पहुंचता है। अब आगे। 90 वर्ष पूर्व सोनार्थ। यह वो समय था जब अंग्रेजी हुकूमत भारत के कई बड़े राज्यों पर कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन सोनार्थ अपने राजा महाराज रतन सिंह की बहादुरी और राज्य के लिए सही समय पर लिए गए सही निर्णय के कारण गुलामी के इस खतरे से कोसों दूर था और वहाँ के लोग आज भी आज़ादी की इस हवा में चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन राजकुमारी की यह कहानी उस समय के किसी भी राजघराने में घट रही हर एक बात से अलग सिर्फ उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। सोनार्थ में स्थित महाराज रतन सिंह के विशालकाय महल को कई दिनों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जो कि कई मील दूर से सोने के किसी आभूषण की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और जिसकी दूर तक फैली हुई बनावट के कारण इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर रही थी। इस महल को इतनी सुंदरता से सजाने के पीछे एक इकलौता कारण यह था कि आज महाराज रतन सिंह और महारानी गीतांजलि की पुत्री राजकुमारी वेदांशी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर हमेशा हमेशा के लिए भारत वापस लौट रही थी। अब राजकुमारी हमेशा के लिए विदेश से वापस लौट रही है। महल की कुछ दासियां एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रही थी। हाँ, महाराज भी उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से करने वाले हैं। तभी तो उन्होंने पूरे सोनार्थ राज्य में कई दिनों पहले से राजकुमारी के स्वागत की तैयारी जोर शोर से शुरू करवा दी है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे भला। सालों बाद अब राजकुमारी वापस महल लौट रही है, दासियों ने अपनी बातें खत्म करते हुए कहा। महल में जहाँ वेदांशी का नाम महल के हर एक कोने में सुनाई दे रहा था, वहीं इस सबसे अलग एक नाम ऐसा भी था जो हमेशा सबकी जुबान पर चढ़ा रहता था और आज जिस नाम से सारा महल गूंज उठा था, जिस गूंज में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था और वह नाम था नील। महारानी भी काफ़ी समय से नील की राह देख रही थी, पर काफ़ी समय गुजरने पर भी नील का कहीं कुछ पता नहीं था, जिसे ढूंढते हुए महारानी महल के पिछले हिस्से की दूसरी मंजिल पर बने एक खुले बरामदे पर जा पहुंची, जहां वो नील को पुकार रही थी। कुछ ही पलों बाद अचानक महारानी के कानों में दूर मैदान में एक दौड़ते हुए घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी।
महारानी इस आवाज़ को सुनते ही पहचान गई और अपने चेहरे पर आई एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उस आवाज़ की ओर मुड़ी। तब उन्होंने दूर मैदान में एक सफ़ेद चमकते हुए घोड़े पर सवार एक लंबे कद और चमकदार नीली आंखों वाले एक लड़के को महल की ओर आते हुए देखा, जिसके कंधे तक आते हुए लंबे काले बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। साथ ही उसका बादामी गोरा रंग सुबह की धूप में और भी ज़्यादा निखर रहा था। नील इस महल में हर किसी का चहेता था, जिसकी कहानी इस महल में वेदांशी से भी पुरानी थी, जो कि महाराज के एक अतीत से जुड़ी थी। नील जब महाराज को मिला था तब वो बस 1 वर्ष का था। नील का महाराज को मिलना भी खुद अपने आप में एक कहानी थी। उन दिनों पृथ्वी सिंह नाम के महाराज के एक अंगरक्षक हुआ करते थे, जो महाराज के लिए उनके अंगरक्षक से ज़्यादा सबसे अच्छे दोस्त थे। महाराज और पृथ्वी बचपन से साथ थे। जहाँ रतन सिंह एक राजा के पुत्र थे तो पृथ्वी उनके ही महल में कार्य करने वाले एक मामूली सिपाही के बेटे। पर इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और एक साथ खेलकर बड़े हुए थे। इसलिए पृथ्वी के साथ महाराज अपनी कोई भी अच्छी बुरी बातें बांटने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे। पृथ्वी पूरे राज्य के लिए वफादारी की एक जीती जागती मिसाल था, जो महाराज के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। पर शायद ही किसी ने कभी सोचा हो कि यह बात भी पृथ्वी को आजमाने के लिए एक दिन हकीकत में सच होने वाली थी। एक दिन महाराज के एक गद्दार पड़ोसी राज्य ने शांति समझौते के बावजूद उनके महल पर हमला कर दिया, जिसका सामना महाराज और पृथ्वी ने साथ मिलकर करा, और जो एक लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार अंत में जब महाराज महल वापस लौटे तब वो उस युद्ध को जीत चुके थे। पर पृथ्वी उनके साथ दोबारा महल नहीं लौटे थे, क्योंकि युद्ध के दौरान महाराज को दुश्मनों से बचाते हुए पृथ्वी ने अपनी जान गंवा दी थी। और पृथ्वी को ना बचा पाने का सबसे ज़्यादा दुख और सदमा महाराज को ही पहुंचा था, क्योंकि वो अपने सबसे चहेते मित्र को खो चुके थे। पृथ्वी के परिवार में उनकी पत्नी, जिसका नाम धरा था, और एक बच्चे के अलावा तीसरा कोई नहीं था। और पृथ्वी के अब ना रहने के बाद वो दोनों अब महाराज की जिम्मेदारी थे। इसलिए उन्होंने खुद पृथ्वी के घर जाकर धरा से महलाकर उन सभी के साथ रहने की विनती की। धरा की ओर से कोई जवाब न मिलने पर महाराज ने इस बात का फैसला धरा पर ही छोड़ दिया और वो वापस महल लौट आए। महाराज के लाख कोशिश के बाद भी उनके मन से पृथ्वी के ना होने का सदमा और उनके परिवार की चिंता दूर नहीं हो पा रही थी। अपना मन शांत रखने के लिए वो अपना पूरा समय महल के कार्यों में बिता रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं आयोजित कर रहे थे, पर वहाँ भी उनके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। 2 दिनों बाद महाराज की ऐसी ही एक सभा में एक बूढ़ी औरत एक छोटे से अनाथ बच्चे को लेकर पेश हुई, जो खुद को उस बच्चे की दाई बता रही थी, और वो इस बच्चे की परवरिश के लिए महाराज से मदद की उम्मीद में यहाँ तक आई थी। महाराज ने उस बच्चे को देखा, जिसे देख वो तुरंत पहचान गए कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि उनके दोस्त पृथ्वी का ही बेटा था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो औरत धरा के रहते इस बच्चे को अनाथ क्यों बता रही थी, और वो उसे इस तरह से महल में लेकर क्यों आई थी। महाराज ने जब इस बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछा तब उसने महाराज को एक खत दिया, जो काफ़ी समय से उसकी मुट्ठी में बंद रहने के कारण कई जगह से मुड़ व काफ़ी ज़्यादा सलवटे से भर चुका था। उन बूढ़ी महिला के अनुसार धरा इस बच्चे के साथ इस पत्र को उनकी कुटिया के बाहर छोड़ गई थी, जिसके ज़रिए धरा अपनी बात महाराज तक पहुंचाना चाहती थी, जिसमें लिखा था, आदरणीय महाराज, अब आपके मित्र पृथ्वी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हमारा भी अब जीवित रहने का कोई उद्देश्य शेष नहीं बचा। लेकिन आपकी और आपके दोस्त की दोस्ती के कारण हम एक उम्मीद के साथ इस बच्चे को आपको सौंपे जा रहे हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी इसे इसके पिता की सीख दे पाएगा तो वह आप हैं। आप इसे भी इसके पिता की तरह एक बहादुर योद्धा बनाएं। यही हमारी आपसे एक आखिरी गुजारिश है। धरा पृथ्वी सिंह। महाराज इस पत्र को पढ़कर इतना घबरा गए कि सीधे पृथ्वी के घर की ओर निकल पड़े। वो इतने जल्दी में थे कि उनके दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि उस बूढ़ी औरत ने अभी अभी उस बच्चे को अनाथ कहकर पुकारा था, और धरा को यह पत्र लिखे हुए काफ़ी समय हो चुका था, जिससे अब उसके बचने की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं था। और इसलिए जब तक महाराज पृथ्वी के घर धरा को जाकर रोकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए खुद को पृथ्वी के परिवार की इस दुर्दशा का कसूरवार ठहरा रहे थे। उनकी ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस बोझ को आखिर किस तरह हल्का करें। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका भी कोई दोष नहीं था महाराज, महारानी ने कहा। वह बस एक बुरा समय था जो इन दुखों को अपने साथ लेकर आया था। पर हम यह कभी नहीं भूल पाएंगे कि पृथ्वी ने हमारे लिए अपनी जान दी थी महारानी, महाराज ने दुखी मन से कहा। अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। आप वही करिए जो एक दोस्त होने के नाते आपको करना चाहिए, महारानी ने कहा। धरा की आखिरी इच्छा को पूरा कीजिए, उस बच्चे को पृथ्वी की ही तरह बनाइए। महारानी ने अपने हाथों को हवा में लहराते हुए 2 तालियां बजाई, जिसके तुरंत बाद एक दासी उस बच्चे को लेकर कक्ष के अंदर आ गई, जो उसे काफ़ी समय से संभाल रही थी। जिसके हाथों से महारानी ने उस बच्चे को लेकर महाराज की गोद में रख दिया, जिसके चेहरे की मासूमियत को देख महाराज अपनी सारी चिंता और दुख भूल गए और उनके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान झलक पड़ी। आज से यह बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, तो महाराज ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाते हुए कहा। हमारी, महारानी ने मुस्कुराते हुए महाराज के साथ अपनी बात जोड़ते हुए कहा। महाराज, लेकिन हम इस बच्चे को क्या कहकर पुकारेंगे, महारानी ने सोचते हुए कहा। हमें इसे एक अच्छा सा नाम देना होगा। इसका पहले से ही एक नाम है महारानी, महाराज ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, जो इसे इसके ही माता पिता से पहले ही मिल चुका है। और वो नाम क्या है महाराज, महारानी ने कहा। नील, महाराज ने कहा। यह नाम धरा और पृथ्वी ने इसकी चमकती हुई नीली आंखों के कारण इसके लिए चुना था। नील, महारानी ने यह नाम पुकारते हुए कहा। यह तो बहुत ही सुंदर नाम है। महाराज और महारानी नील को अपने पास रखने के इस फैसले से बहुत खुश थे, जिसके अगले ही दिन महाराज ने नील को अपनी देख रेख में बड़ा करने की इस बात को आधिकारिक तौर पर सभा में सबके सामने जाहिर कर दिया। साथ ही नील के बड़े होने तक उसका ध्यान रखने और पृथ्वी के घर को संभालने की जिम्मेदारी फुलिया देवी को सौंपी गई, जो कि वही बूढ़ी महिला थी जो नील को लेकर महल आई थी। महाराज नील को हमेशा खुद के लिए एक शुभ संकेत मानते थे, और इसके पीछे एक कारण यह भी था कि नील के महल में आने के 2 साल बाद ही महाराज रतन सिंह और महारानी गीतांजलि के यहाँ एक राजकुमारी ने जन्म लिया था, जिसका नाम वेदांशी रखा गया था। महल में राजकुमारी के जन्म लेने की यह बात पूरे राज्य में दूर दूर तक फैल चुकी थी, जहाँ अब लोगों के बीच बस राजकुमारी के ही बारे में बातें हुआ करती थी। वेदांशी के जन्म लेने की खुशी सबसे ज़्यादा महाराज को हुई थी, यहाँ तक कि वो वेदांशी को हमेशा अपने साथ रखकर उसके साथ अपना सारा समय बिताने और उसे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखने के सपने भी देख चुके थे। पर महाराज का यह सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि महाराज के राजगुरु स्वामी गुरु वशिष्ठ के अनुसार वेदांशी का कुछ वर्षों के लिए अपने माता पिता के साथ रहना या उनके आसपास भी रहना उनकी जान को खतरा पहुंचा सकता था। और क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जब लोग ऐसी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, महाराज भी इस अंधविश्वास पर से अपना विश्वास चाहकर भी तोड़ नहीं पाए, जिसके कारण उन्होंने वेदांशी को सिर्फ अपने राज्य से ही नहीं बल्कि देश से ही बाहर भेज दिया। वेदांशी को कुछ सालों के लिए अच्छी देखरेख और सुरक्षा के लिहाज से महाराज के परिवार से जुड़े कुछ दूसरे भरोसेमंद सदस्यों के साथ भारत के बाहर विदेश में स्थित लंदन नाम के एक शहर में भेजा गया। वेदांशी के थोड़ा बड़े होने पर उनके परिवार के लोग तो वापस भारत लौट आए, पर वो अपनी पढ़ाई के कारण वहीं रुकी रही। वेदांशी का बचपन जहाँ उनके माता पिता से दूर विदेश में गुजरा, वहीं नील ने अपना सारा बचपन हमेशा महाराज और महारानी के करीब रहकर बिताया। महारानी को वो रानी माँ कहकर पुकारता था, जबकि महाराज के किसी भी आदेश को पूरा करना नील के लिए हमेशा सबसे पहला कार्य रहता था। उन दिनों राज्य में लोगों के बीच महाराज अपने न्यायपूर्ण फैसले और अपनी दी हुई जवान के लिए जाने जाते थे, जिसकी जिम्मेदारी नील ने खुद अपने कंधों पर ले रखी थी। और इसलिए नील के रहते आज तक महाराज के हाथों कभी किसी के लिए कोई गलत फैसला नहीं हुआ था। पर सालों के इंतज़ार के बाद वेदांशी अब जल्द ही हमेशा के लिए भारत लौट रही थी, जिसका जहाज़ 4 दिन बाद पुणे के एक बंदरगाह पर पहुंचने वाला था, और सोनारी से पुणे तक की दूरी तय करने में भी 4 ही दिनों का समय लगता था।
जिसको ध्यान रखते हुए महाराज वेदांशी को महल तक लाने के लिए पूरे लाव लश्कर को तैयार कर चुके थे। जो महल से कुछ समय में निकलने ही वाला था कि तभी पुणे से महाराज के एक सिपाही द्वारा भेजा गया एक चील आसमान से नीचे उतरता हुआ उनके पास आया, जो उनके लिए एक संदेश लाया था, जिसमें लिखा था कि वेदांशी का जहाज उसके बताए समय से पहले ही लंदन से निकल चुका था, जिससे अब उसके भारत पहुंचने में 3 दिन से भी कम समय बचा था। वेदांशी भारत लौटते ही बिना किसी को बताए अपना एक दिन अकेले अपनी एक सहेली मुद्रिका के साथ पुणे में बिताना चाहती थी, जिसे वो लंदन से अपने साथ महल लेकर आ रही थी, और इसलिए उसने अपने आने की यह गलत जानकारी महाराज तक भिजवाई थी। पर महाराज के सामने अब एक नई परेशानी यह थी कि वो 4 दिन के इस सफ़र को 3 दिन में कैसे पूरा करें। पर उन्हें विश्वास था कि नील उनकी इस परेशानी को किसी न किसी तरह से ज़रूर दूर कर सकता था, और इसलिए पिछले काफ़ी समय से महारानी पूरे महल में नील की तलाश कर रही थी। नील महारानी के बुलाने पर तुरंत उसके कक्ष में पहुंच गया, जहां महाराज पहले से ही मौजूद थे। नील ने महाराज की पूरी बात सुनने के बाद खुद वेदांशी को पुणे के बंदरगाह पर लेने जाने का फैसला करा। पर महाराज ने जिस लाव लश्कर को वेदांशी को लाने के लिए तैयार कराया था, उसके साथ सोनार्द से पुणे के बीच की दूरी को इतने कम समय में तय कर पाना नामुमकिन था, जिस कारण नील ने उस लाव लश्कर को छोड़कर अपने सफ़र के लिए महल के बाहर खड़ी एक सुनहरे रंग की एक शाही बग्घी को चुना, जिसमें लगे 4 घोड़ों के साथ उसने अपने सबसे प्यारे घोड़े ध्रुव को भी बांध दिया और महारानी और महाराज की आज्ञा लेकर तुरंत पुणे की ओर रवाना हो गया। नील उस बग्घी को हवा की गति से दौड़ा रहा था, पर उस बग्घी को भगाते हुए नील को उन घोड़ों को चाबुक से नियंत्रित करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। वो बस उन घोड़ों को अपने हाथों की छुअन से ही उनकी दिशा के बारे में निर्देश दे रहा था। उन घोड़ों को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घोड़े अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना था। नील उन घोड़ों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक ज़ोरदार चीख सुनाई पड़ी, जो पीछे उस बग्घी में से आ रही थी। जब नील ने ध्यान दिया तब उसे समझ आया कि पीछे बग्घी में कोई ज़ोर-ज़ोर से उसका ही नाम चिल्लाते हुए बार-बार दोहरा रहा था, जिसे सुन नील ने अचानक से अपने घोड़ों की लगाम को खींचते हुए उस तेज़ बग्घी को रोककर जब उस बग्घी में झांका, तब उसने देखा कि वहाँ गोविंद नाम का उसका एक दोस्त उस बग्घी के अंदर उसके फर्श पर नीचे गिरा हुआ था, जहाँ उसका सर नीचे और पैर उस बग्घी में लगी गद्दी पर ऊपर उठे हुए थे, जिसे देख नील ने उसे उस बग्घी से बाहर निकाला। शुक्र है, गोविंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कि तुमने तुम्हारी इस तूफानी बग्घी को आज की ही तारीख में रोक लिया, नहीं तो मैं तो आज भगवान को ही प्यारा हो गया होता। वो सब तो ठीक है, पर तुम इस बग्घी में क्या कर रहे थे? नील ने चौंकते हुए कहा। मैं क्या कर रहा था? गोविंद ने अपना सर खुजालते हुए कहा। हाँ, मुझे याद आया। मैं यहाँ तुम्हारे लिए यह एक तावीज़ लेकर आया था, जो दाई माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाया था, और साथ ही में उन्होंने तुम्हें घर आने को कहने के लिए भी कहा है। यह कहते हुए गोविंद ने वह तावीज़ नील की बाजू पर बांध दिया। अच्छा ठीक है, पर हमारी यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस बग्घी में क्या कर रहे थे? नील ने दोबारा अपने सवाल पर जोर देते हुए कहा। अरे, मैं जब तुम्हें यह तावीज़ देने के लिए महल में ढूंढ रहा था, तब तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए, गोविंद ने कहा। पर मैं बहुत थक गया था और नींद भी आ रही थी। तब मुझे अपने सामने यह बग्घी खड़ी नज़र आई, तो मैं इसमें आकर आराम करने लगा। पर इसमें मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन तुम्हारी इस तूफ़ानी रफ्तार ने मेरे शरीर की तो हालत ही ख़राब कर दी। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप बिना कुछ कहे हमारे साथ आकर बैठ जाओ। हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, नील ने कहा। जिसके बाद नील और उसका दोस्त वापस उस बग्घी पर सवार होकर उसी गति के साथ पुणे की ओर आगे बढ़ गए। अच्छा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? गोविंद ने पूछा। पुणे, नील ने जवाब दिया। लेकिन वो क्यों? गोविंद ने कहा। राजकुमारी वेदांशी का जहाज़ वहाँ आने वाला है, जिन्हें महल तक लाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, नील ने कहा। राजकुमारी?
गोविंद नील के कान के ठीक पास में एक तीखी आवाज़ में चिल्लाया, क्या तुम सच कह रहे हो? हम राजकुमारी को लेने जा रहे हैं। हाँ। नील ने अपने कानों में एक उंगली डालकर हिलाया और कहा, पर तुम इतना चीख क्यों रहे हो? खुशी के कारण नील, खुशी के कारण, गोविंद ने कहा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें क्या पता राजकुमारी को देखने के लिए लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो सोनार्थ अब आ रही है, पर उनकी सुंदरता के गुणगान से पूरा सोनार्थ पहले ही सराबोर हो चुका है। अच्छा, अब बहुत हुआ, नील ने कहा। अपना ध्यान रास्ते पर रखो। अगर हमारा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका तो राजकुमारी का लाने का तो पता नहीं, पर हम दोनों भगवान के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। बग्गी तुम चला रहे हो, रास्ते पर ध्यान भी तुम ही रखो। गोविंद ने नील के पास एक गद्दी पर आसमान की ओर अपना चेहरा कर लेटते हुए कहा, मेरा ध्यान तो अब कहीं और है। नील का दोस्त इस बात से काफ़ी उत्सुक था कि वह महल की राजकुमारी से खुद मिलने वाला था, लेकिन नील को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो जिसे लेने जा रहा था वो एक राजकुमारी थी। वो सिर्फ रानी माँ और महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा था। नील पूरे दिन बिना रुके उस बग्गी को चलाता रहा। इन 3 दिनों कुछ समय बग्गी गोविंद ने भी चलाई, पर रात होने पर नील ने बग्गी को उसके भरोसे छोड़ने का खतरा न लेते हुए हर रात खुद ही उस बग्गी को आगे बढ़ाया, और इसी तरह तीसरी रात आने पर वही इस बग्गी को आगे बढ़ा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी को हमारी यह नरेशन सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी यह बुक नरेशन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।